हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल 17 मार्च को आपकी हिंदी की परीक्षा है और इसी की तैयारी के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ सुपर 30 मिनट रिवीजन सीरीज में। आज हम करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ, एक कहानी यह भी। लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। क्या आपको पता है मन्नू भंडारी जी का जन्म कब हुआ था? 1931 में। मृत्यु भी हो चुकी है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में अभी लिखी नहीं है। मृत्यु की तिथि याद है किसी को? मृत्यु की तिथि है 15 नवंबर 2021। ठीक है, तो जन्म हुआ था 1931 में और मृत्यु हुई 2021 में, याद रखिएगा। तो इस पाठ से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ पर आपके समक्ष लेकर आई हूँ, ताकि एक कहानी यह भी नामक पाठ से यदि कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए परीक्षाओं में तो आप उसका उत्तर बहुत अच्छे से लिख कर आओ। आशय स्पष्ट हो सकता है, भावार्थ लिखिए हो सकता है, भाव स्पष्ट कीजिए हो सकता है कि लेखिका क्या कहना चाहती थी। किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन आपको उत्तर लिखना है। तो बेटा उत्तर लिखने के लिए आपको सुनना होगा, बने रहना होगा मेरे साथ 30 मिनट तक। तो इन 30 मिनट के अंदर अंदर हम इस पाठ को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे और भी कई बातों को आपके सामने लाऊंगी। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कमजोर होती आर्थिक स्थिति का लेखिका के पिता पर क्या प्रभाव पड़ा? अब आपको पता है ना, लेखिका के पिताजी पहले बहुत समृद्ध और संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। और जब कोई संपन्न हो, समृद्ध हो और बाद में जाकर वो कमजोर हो जाए तो उसका जो जीवन है या वो खुद से भी अजीब सा व्यवहार करता है, वो नहीं सहन कर पाता। हाँ, कोई मुसीबतों के बाद धीरे धीरे बढ़कर यदि अच्छी संपन्नता की ओर गया है तो वो बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन अच्छाई के बाद यदि बुराई आ जाए तो सहन करना बहुत मुश्किल होता है। कमजोर होती आर्थिक स्थिति का लेखिका के पिता पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखिका के पिता सामाजिक व्यक्ति थे, रचना करते थे, लेख लिखते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, वो भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। शब्दकोश का उन्होंने निर्माण किया था, रचना की थी। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। तो लेखिका के पिता सामाजिक व्यक्ति थे। ऐसे में उन्होंने जो शब्दकोश तैयार किया उससे उन्हें यश तो मिला, प्रसिद्धि मिली, पर उसमें आय ना होने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। और एक बार यदि आर्थिक स्थिति चरमरा जाए और उसको संभाला नहीं जाए तो फिर बहुत कमजोर होने में अधिक समय नहीं लगता। यही हुआ लेखिका के पिता के साथ। पर इसमें आय नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई। इससे उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष कमजोर होते गए और उनका स्वभाव चिड़चिड़ापना हो गया, शक्की स्वभाव के हो गए, क्योंकि उन्हें जो उनके विश्वसनीय थे ना, कुछ उनके विश्वसनीय मित्र हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, उन्हीं ने उनके साथ छल किया, कपट किया, उन्हें धोखा दिया। लेखिका की मां भयभीत सी क्यों रहा करती थी? बेचारी, बेचारी शब्द लेखिका की मां के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि वे अशिक्षित थी, अनपढ़ थी। लेकिन अशिक्षित या अनपढ़ होना बेचारेपन की निशानी नहीं है। अशिक्षित अनपढ़ होने के साथ साथ जब पिताजी की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई तो पिताजी चिड़चिड़े स्वभाव के होते गए, क्रोध आता, और क्रोध पूरा का पूरा क्रोध वो लेखिका की मां पर उतारते। और लेखिका की मां धरती से भी अधिक सहनशील हो गई। उनके पिताजी की डांट को, फटकार को वो सुनती जाती थी, कोई प्रत्युत्तर नहीं देती थी। लेखिका के पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। वे अपने अहम के कारण इसमें अपने बच्चों की भागीदारी नहीं बनाना चाहते थे। इसके अलावा उनकी महत्वाकांक्षाएं भी अधूरी थी। जो उनकी इच्छाएं थीं वो अधूरी रह गईं, क्योंकि अब आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो उनका स्वभाव जो है चिड़चिड़ीपन हो गया। अपने मान सम्मान में आती कमी के कारण वे क्रोधित भी होते थे, जिसे लेखिका की मां को झेलना पड़ता था। इससे बेचारी भयभीत सी रहती थी और हमेशा वो चाहे बच्चों की जिद हो, पति की डांट हो, गुस्सा हो, सब कुछ वो अपना प्राप्य समझकर सहती रहती थी।
लेखिका के पिता सबको संदेह की दृष्टि से क्यों देखते थे भाई? संदेह मतलब शक, तो सबको संदेह की दृष्टि से क्यों देखते थे? लेखिका के पिता को ज्यादा चोट, धोखा, चोट या छल, धोखा कह सकते हैं, ठीक है। लेखिका के पिता को ज्यादा चोट उन लोगों के हाथों खानी पड़ी जिन पर वे सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे। इससे वे सबको अब संदेह की दृष्टि से देखने लगे, आखिर किस पर वे भरोसा करें, इसलिए वो सबको शक की दृष्टि से देखने लगे। लेखिका के पिता के व्यवहार का लेखिका के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा? अब लेखिका और उनके पिताजी की वैचारिक टकराहट शुरू से ही थी, विचारों में मतभेद शुरू से ही थे। लेखिका के पिताजी को गोरा रंग पसंद था, सुंदरता पसंद थी। लेखिका की जो बड़ी बहन थी सुशीला, वो सुंदर थी, हंसमुख थी, तो हमेशा उनके पिताजी लेखिका की तुलना उनकी बड़ी बहन से करते थे। पिता के व्यवहार के कारण लेखिका के मन में ऐसी हीन ग्रंथि आ गई। हीन ग्रंथि का अर्थ होता है खुद को कमजोर समझना, ठीक है, या फिर खुद को कुछ भी ना समझना, को शून्य समझना, समझ लो, जैसे खुद को शून्य समझ लिया हो, ठीक है। तो पिता के व्यवहार के कारण लेखिका के मन में ऐसी हीन ग्रंथि पैदा हो गई कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बाद भी वह उस हीन भावना से उबर नहीं पाई। अब वो ये कहती हैं कि ये तब से लेकर लेखिका बनने तक और प्रसिद्धि पाने तक में वो अपने आप पर यकीन नहीं कर पाई कि अच्छा मैं हूं, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में वो हीन भावना घर कर चुकी थी, क्योंकि वो बचपन से जो उनके साथ व्यवहार हुआ, इससे वो अपने आप को बहुत अच्छा या काबिल समझ ही नहीं पाई। अगला है, जब लेखिका का परिचय किसी से करवाया जाता है तब उसकी क्या स्थिति होती है? इस स्थिति का कारण क्या था? जब कहा जाता है ना कि ये हैं मन्नू भंडारी जी, जो बहुत बड़ी लेखिका हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी हैं, जिन्होंने अपने व्यवहार से, अपने भाषण के माध्यम से कई लोगों को प्रेरित किया, तो लेखिका को खुद पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उनके मन में बचपन से वो हीन ग्रंथि घर कर चुकी थी। जब लेखिका का परिचय किसी से करवाया जाता है तब वह संकोच से सिमटने सी लगती हैं कि अच्छा मैं, और लज्जित हो जाती हैं। इस स्थिति का कारण अचेतन की किसी परत के नीचे दबी हीन भावना ही है। अभी वर्तमान की जब वो प्रसिद्ध हो चुकी थी तब उनका परिचय करवाया जाता था, तो उनके मन में बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं ही हूँ। लेखिका की तुलना किससे की जाती थी? उनके पिताजी द्वारा लेखिका की तुलना हमेशा उनकी बड़ी बहन सुशीला उनकी बड़ी बहन का नाम है, और शीला अग्रवाल उनकी अध्यापिका का नाम। शीला अग्रवाल है उनकी हिंदी अध्यापिका, प्राध्यापिका। अभी नाम हो सकता है इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ जाए, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, ये उनकी बहन है, ठीक, सुशीला बहन और शीला शिक्षिका। तो लेखिका की तुलना उसकी बड़ी बहन सुशीला की सुंदरता से हमेशा की जाती थी। लेखिका ने अपनी मां को धरती से ज्यादा सहनशील क्यों कहा है? लेखिका ने अपनी मां को धरती से ज्यादा सहनशील इसलिए कहा है क्योंकि लेखिका की मां अपने पति की हर प्रताड़ना को अपने कर्म का फल एवं किस्मत समझकर सहती जाती थी। दूसरा दिया है, उन्होंने बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझा था कि बच्चे हैं ऐसे ही करते होंगे। तीसरा है, उन्होंने अपने लिए किसी वस्तु की कोई इच्छा प्रकट ही नहीं की थी, कभी भी किसी बात का विरोध नहीं किया, कभी अपनी इच्छा किसी के समक्ष जाहिर नहीं की, इसलिए धरती से भी ज्यादा सहनशील लेखिका ने अपनी मां को कहा है। लेखिका अपनी मां की सहजनता से कितना प्रभावित थी? क्या वह अपनी मां को आदर्श बना सकी?
लेखिका की मां अत्यधिक सहनशील थी, धरती से भी ज्यादा सहनशील कहा है, लेकिन लेखिका ने उनकी मां को अपना आदर्श कभी नहीं बनाया। लेखिका अपनी मां की सहिष्णुता से बहुत अधिक प्रभावित थी। वह उनके धैर्य एवं सहन शक्ति को धरती से भी अधिक समझती थी। इसके बाद भी वे अपनी मां को अपना आदर्श नहीं बना सकी, क्योंकि उनका त्याग उनकी मजबूरी थी। ये नहीं है कि यही है, ऐसा करना ही है। यदि वो चाहती तो शायद अपनी आवाज उठा सकती थी, परंतु वो पिताजी की क्रोध को, गुस्से को बस ऐसे ही सहती रहती थी। लेखिका ने पैतृक पुराण किसे कहा है? कहा है ना कि मैं अपना पैतृक पुराण इसलिए नहीं सुना रही कि मैं अपनी सब कुछ बखान करना चाहती हूँ, पिता कैसे थे, माता कैसी थी, बहन कैसी थी या क्या। तो लेखिका ने अपने घर परिवार की स्थिति का वर्णन, अपने माता पिता के स्वभाव का गुणगान आदि को ही पैतृक पुराण कहा है। लेखिका के बचपन में सामाजिक वातावरण अधिक स्वस्थ था, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? गद्यांश के आधार पर लिखिए। तो लेखिका के बचपन में घर का तात्पर्य केवल अपने घर की सीमा ही नहीं होती थी, बल्कि घर का अर्थ पूरा मोहल्ला हुआ करता था। पूरे मोहल्ले में बेरोक टोक कहीं भी आया जाया जा सकता था। मोहल्ले के कुछ परिवार घर का हिस्सा हुआ करते थे। इससे ज्ञात होता है कि उस समय का सामाजिक माहौल अधिक स्वस्थ था। कोई लिमिटेशंस नहीं थे, कोई बाउंड्रीज नहीं थी। अर्थात ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्ति फ्लैट्स में सीमित थे। मोहल्ले, घर, कूदते फादते रहते थे बच्चे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे बच्चे। तो लेखिका के बचपन में घर का तात्पर्य केवल अपने घर तक की सीमा नहीं थी, बल्कि घर का अर्थ होता था पूरा मोहल्ला। जहां चाहो वहां कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं। और पहले जो आपसी संबंध थे, भाईचारे की जो भावना थी, वो भी बहुत अच्छी थी। कुछ भी किसी के घर बना है तो इसके घर का इसके घर में, फिर बर्तनों को खाली नहीं दिया जाता था। तो इसलिए लेखिका ने इसका वर्णन किया है। फ्लैट कल्चर के कारण हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ गए हैं। अब घर तो हो गए हैं सीमित, किसमें? फ्लैट्स में। तो फ्लैट कल्चर के कारण हमारे जीवन में कौन कौन से बदलाव आ गए? हम पड़ोस कल्चर से वंचित हो गए। फ्लैट कल्चर के कारण हम पड़ोस कल्चर से वंचित हो गए। पड़ोस कल्चर ही नहीं रहा, क्या किया जाए? क्योंकि सभी के सभी फ्लैट्स में कैद ही रहते हैं। आसपास कौन रहते हैं कोई किसी को नहीं जानता। हमारा पड़ोस कल्चर नष्ट हुआ। दूसरा, हम संकुचित और आत्म केंद्रित हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, सीमित हो गए। तीसरा, हम असहाय और असुरक्षित से हो गए। नहीं तो पड़ोसियों की भूमिका तो अपने सगे संबंधियों से भी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे सगे संबंधी तो बाद में हमारी मुसीबत या खुशी में शामिल होते हैं, पहले तो हमारे पड़ोसी ही शामिल होते हैं। सहृदयता, अपनापन और भाईचारे की भावना कमजोर पड़ गई। हमदर्दी की भावना, भाईचारे की भावना फ्लैट कल्चर के आने से सब कुछ जैसे बिल्कुल खत्म सा होने लगा है। लेखिका ने अपनी कहानी के पात्र कहां से लिए हैं और क्यों? जो भी पात्र एक कहानी यह भी में लिए गए हैं, वो पात्र कहाँ के हैं? उनके घर के, उनके परिवार के, उनके आसपास के लोग हैं ना। तो लेखिका ने अपनी कहानी के पात्र उस मोहल्ले में रहने वालों में से लिए हैं जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया और किशोरावस्था बिताई, क्योंकि वह आज भी भूल नहीं पाई हैं उनका जो पड़ोस कल्चर हुआ करता था, उनके जो आसपास के लोग हुआ करते थे, जो भाईचारे की भावना हुआ करती थी। आपको पता है ना, लेखिका के पिताजी के मित्र थे डॉक्टर अंबालाल, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से आकर लेखिका की बहुत प्रशंसा की थी। अरे भंडारी जी, तुम कहाँ घर में बैठे रहते हो, जरा बाहर जाकर देखो, यू मिस्ड समथिंग। ये पंक्ति आपकी किताब में लिखी है कि जाकर देखो, मन्नू कितने अच्छे से भाषण देती है, सारे देश की पुकार बन रही है मन्नू, इस तरह से। और दूसरे एक दकियानूसी मित्र आए, वो कहते हैं क्या किया है, अपनी बेटी पर लगाम लगाओ, लड़कों के साथ सड़कें नापती फिरती है। तो ये विचारों का ही तो भेद है बेटा। विचार यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ठीक है।
अगला है लेखिका के पिता ऐसा क्यों चाहते थे कि वह रसोई से दूर रहे। बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि लेखिका के पिता रसोई घर को भटियार खाना समझते थे, और भटियार खाना अर्थात जहां भट्टी तपती है। तो उनके अनुसार प्रतिभाएं भट्टी में जलकर खाक हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने लेखिका को हमेशा रसोई घर से दूर रहा और अपने साथ जो भी राजनीतिक बैठकें होती थीं, संगोष्ठियां होती थीं, उसमें भाग लेने को कहते थे। लेखिका के पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका का भविष्य रसोई में खाना बनाने और सिर्फ खेल खिलौने तक ही सीमित रहे, इसलिए वे रसोई घर से उसे दूर रखना चाहते थे। लेखिका के मन राजनीतिक समझ उत्पन्न करने में उसके परिवार का योगदान स्पष्ट कीजिए कि किस तरह से। तो जो घर का माहौल रहता था वो इसी तरह का था। पिताजी राजनीति से संबंध रखते थे, तो जो भी बैठकें होती थी उनके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी संगोष्ठियां होती थी, ठीक है। तो लेखिका के घर में लोग एकत्र होते थे, देश की राजनीति पर बहस होती थी। उनके पिता भी इन बहसों में भाग लेते थे। वे लेखिका को वहां बैठने के लिए कहते थे और कहते थे, आओ बैठो और सुनो, जानो। सुनने और जानने के लिए प्रेरित भी करते थे, जिससे उनमें ऐसी रुचि उत्पन्न हो गई। अगला प्रश्न है, देश में हो भी तो कितना कुछ हो रहा है। अब इसके माध्यम से लेखिका ने क्या कहा है। देश में उस समय अर्थात सन 1942 के आसपास की बात की गई है। आजादी दिलाने के प्रयास में युवा, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, छात्र, छात्राएं आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे। सभी के सभी अब आंदोलन में खड़े हो चुके थे, भाग ले रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ सबके मन में ये भावना आ चुकी थी कि इनको तो भगाना है। अंग्रेज इन प्रयासों को कुचलने का प्रयास कर रहे थे। देश में आक्रोश का वातावरण था 1942 में। सन 1942 के आसपास लेखिका की राजनैतिक समझ का दायरा क्या था। तो सन 1942 के आसपास लेखिका की राजनैतिक समझ कम थी। विभिन्न पार्टियों के विरोधों को समझ नहीं पाती थी। उसका मन क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों की कुर्बानियों के प्रति जरूर आकर्षित होता था, और इन्हीं से आकर्षित होकर वे चौराहे पर भाषण दिया करती थी, और उनकी एक आवाज पर पूरा कॉलेज भी खाली हो जाता था। आपको पता है ना वो घटना, जब लेखिका के पिताजी के नाम पर लेखिका के प्रिंसिपल ने पत्र भेजा था कि आपकी बेटी को निकाला जाए, हम यहाँ से मतलब उसको कॉलेज से निकालना चाहते हैं। तो लेखिका के पिताजी आग बबूला हो गए, और जब उन्होंने देखा वहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। उनकी एक इशारे पर, उनकी एक बात पर पूरा कॉलेज खाली हो जाता था। तो लेखिका के पिताजी बड़े गर्व से कहकर आए थे कि ये तो पूरे देश की पुकार है, आप क्या इसको निकालोगे, ठीक है। लेखिका के पिता के विचार उसके प्रति कुछ अलग थे। कैसे? तो लेखिका के पिता लेखिका को देश की राजनीति से जोड़ना चाहते थे, जबकि अन्य लोग अपनी बेटियों को राजनीति से दूर रखते हैं। तो ये विचार बड़े अच्छे थे। अगला प्रश्न है, सन 1945 से पहले लेखिका की गतिविधियां कैसी थी। तो 1945 से पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सन 1945 से पहले लेखिका की राजनीतिक एवं साहित्यिक समझ अपरिपक्व थी। अपरिपक्व मतलब समझते हो ना बेटा? अपरिपक्व मतलब इमैच्योर, परिपक्व मतलब मैच्योर, और अपरिपक्व मतलब इमैच्योर, ठीक है। तो अपरिपक्व थी। वह अपने घर में होने वाली राजनीतिक बहसें सुनती तो थी, पर समझ नहीं आती थी। इसी प्रकार वह लेखकों का महत्व समझे बिना पुस्तकें पढ़ा करती थी। पढ़ना उनको अच्छा लगता था, सुनना उनको अच्छा लगता था, लेकिन उतनी समझ नहीं थी, परिपक्व नहीं थी, मैच्योर नहीं थी, ठीक है। कॉलेज में लेखिका का साहित्यिक दायरा किस तरह बढ़ता गया। साहित्यिक दायरा बढ़ गया। कहते हैं ना कि इतना अधिक पढ़ना है या सिलेक्शन करके पढ़ना है, चुन चुन कर पढ़ना है, बहुत हार्ड वर्क करना है या हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ये महत्व रखता है। तो लेखिका को पढ़ने में पहले से ही बहुत रुचि थी। पुस्तकालय में जाती, लाइब्रेरी में जाती और घंटों बैठकर किताबें पढ़ती थी। उनकी कॉलेज की एक प्राध्यापिका थी, नाम था हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल।
कॉलेज में लेखिका की हिंदी प्राध्यापिका, नाम याद रखिएगा, शीला अग्रवाल। ठीक है। तो कॉलेज में लेखिका की हिंदी प्राध्यापिका ने लेखिका की पढ़ाई का दायरा बढ़ाया। इससे लेखिका चुनी हुई पुस्तकें पढ़ने लगी। अब चुनी हुई पढ़ने लगी, उन पुस्तकों पर बहस करना शुरू किया और देखते ही देखते उनका साहित्यिक दायरा शरत प्रेमचंद्र से बढ़ते बढ़ते जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा से भी आगे बढ़ता गया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही व्यक्ति कुशल बनता है। ठीक है। करत करत अभ्यास के जनिमति होत सुजान, रसरी यावत जात ही सिल पर पड़त निशान। जब पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं रस्सी के, तो फिर हम तो बुद्धिमान प्राणी हैं। अभ्यास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ाई कीजिए, परीक्षा में परिणाम बहुत अच्छा आएगा। लेखिका को मां का कौन सा रूप अच्छा नहीं लगता था? कौन सा रूप अच्छा नहीं लगता था? तो लेखिका को मां का असहाय, मजबूर, त्यागी, सहिष्णु रूप अच्छा नहीं लगता था। लेखिका का मानना था कि बच्चों की उचित अनुचित जिद पूरी करना, पिता की ज्यादती स्वीकार करना, अपने आप में कुछ ना सोचना, कुछ ना मांगना, त्याग आदि मां का आदर्श रूप नहीं है। उन्हें अपने जो भी क्रोध है उसके प्रति कुछ आवाज उठानी चाहिए। वे भी मनुष्य हैं, सबको सुनते जाना, सबको सहन करते जाना। तो इसलिए उनका जो रूप था वो लेखिका को अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए लेखिका की मां उनके लिए कभी भी आदर्श नहीं बन पाई। वो देखती थी कि वो धरती से भी ज्यादा सहनशील है, लेकिन उनके लिए वो आदर्श कभी नहीं बन पाई। आशा करती हूँ बेटा एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी जी सन 1931 से 2021, आपने ये कहानी सुनी है और उनके विचारों को भी जाना है। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा बिल्कुल बेहिचक अच्छे से उत्तर लिख कर आइएगा, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। डरिएगा मत, तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।